अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहबाज है और मैं इस वीडियो से पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं गवंडी के बारे में अच्छा बुरा बता सकूँ लोगों को। तो इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जो कि मैं मेरा पहला पॉडकास्ट है। तो मैं मेरे बचपन के दोस्त मेरे भाई शाहरुख उर्फ छोटे सुल्तान के साथ मैं ये पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ जो कि गवंडी में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट है और पॉलिटिकल लोगों के साथ बहुत अच्छा काम करता है। उनकी कंपनी भी है जो पॉलिटिशियंस के साथ मिलके काम करती है। तो आइए उनसे ही जानते हैं हम कि वो किस लेवल पे काम करते हैं गवंडी में। तो शाहरुख भाई, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे आप बताओ कि आपकी कंपनी का नाम क्या है और आपकी कंपनी और आप पॉलिटिशियन के साथ मिलके किस तरह काम करते हैं। पहले तो मैं मेरे भाई का छोटे भाई का शुक्रगुजार करूंगा क्या बात। कि ये बच्चे ने जो काम चालू किया ब्लॉगिंग से, आज गवर्नमेंट का यूथ जो काम कर रहा है, इसी टॉपिक पे आज हम लोग ये बात करने वाले हैं। और मेरे भाई ने अच्छी शुरुआत किया है, अभी पॉडकास्ट भी चालू किया है और मुझे ही पहले बुलाया है। तो मेरा जो काम है, मेरी एक कंपनी है प्रचार प्रसारण और ऑल इन वन सोल्यूशन बोल के, जो सब पॉलिटिकल लोगों के लिए काम करती है। उनका इलेक्शन कैंपेन करना, नैरेटिव सेट करना, कैलकुलेशन और तमाम तरीके के बहुत सारे काम है जो बूथ लेवल पे होते हैं, ये सब काम करती है। और प्लस मैं लोगों के समाज सेविक का काम करता हूँ। तो तमाम वो मुद्दे जो ग्राउंड पे है, उनको ये पॉलिटिशियन लोगों के नज़र में लाने का काम करता हूँ मैं। और लोगों की आवाज़ को कहीं ना कहीं सत्ता रूट के सामने रखने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और लोग एजुकेटेड हो, काम मिले, रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले और लोग आगे बढ़े। मुहिम है कि रिवॉल्यूशन लाना है गवंडी में, इसीलिए ये कंपनी खोला हूँ, इसीलिए ये काम चालू किया हूँ। तो भाई, अभी तक आपने कौन कौन सी मतलब पॉलिटिक्स कंपनी के साथ काम किया, पॉलिटिक्स कंपनी के साथ काम किया। मैंने पर्सनली मतलब जब तक मेरी कंपनी नहीं बनी थी तब मैं पर्सनली मतलब इंडिविजुअल एक टीम के साथ काम किया हूँ। हमने गुजरात में जब आम आदमी पार्टी पहला इलेक्शन पार्टिसिपेट करी थी, वहाँ एक कैंडिडेट के लिए हमने काम किया था। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली बिहार इलेक्शन पे मैं बहुत ग्राउंड पे कोशिश कर रहा था कि कैलकुलेशन जमा करके कुछ एक ऐसा बनाओ निकाल के। और इससे पहले जो विधानसभा अभी जो हमारा महाराष्ट्र इलेक्शन गया, उसके अंदर जो है मैंने एक एनसीपी के दिग्गज बड़े नेता है उनको अप्रोच किया था। और जो एसपी के एक बड़े दिग्गज नेता है हमारे, बहुत ही अच्छे हमारे मतलब बोलूँगा तो बॉस है हमारे बड़े हाफिज खान साहब, उनके लिए उनके बोलने पे एसपी पार्टी के लिए जो है एक प्रोजेक्ट बनाया था, मगर वो मैंने उनको डिले कर दिया। वो प्रोजेक्ट कभी अधूरा ही रहा, बन के उसको अधूरा ही रखा, क्योंकि वो टाइम रिवॉल्यूशन की बात थी तो थोड़ा सा हम लोग ने चेंज साइड करके उसको नहीं किया लॉन्च। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे लोगों के लिए काम करूँ, अच्छे जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए काम करूँ, ताकि जो एक्चुअल इलेक्शन लड़ने का मकसद जो है ना, वो अपने वजूद को पावर में लाना है। तो कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा बंदा मिले जिसके लिए दिल से काम करूँ। मैं कोई भी काम लेने से पहले मैं उसकी नीयत देखता हूँ, मेरी कंपनी नीयत देखती है, लोगों के लिए क्या करने वाला कैंडिडेट देखती है, ना कि कोई पैसा मिलने के बाद में किसी के लिए भी गलत प्रचार करके फिर लोगों का नुकसान हो, ऐसा हम कोई काम नहीं करते। ठीक है। जैसा अभी आपने बोला बिहार बिहार में हमने कैंपिंग किया, ये किया, तो कौन सी मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लिए किया वो आप बता सकते हैं। हाँ, जिसको जो जिनको जिनकी वजह से ये कंपनी चालू हुई, प्रशांत किशोर, उनको मैं फॉलो करता हूँ 2014 से, उनको लगातार मैं फॉलो करता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं उनके ऐसा एक काम करने की इच्छा है कि जो उनकी कंपनी है बड़ी, उसके ऐसा कुछ एक अपनी कंपनी को लाऊं। क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, आज उसका दर्द है, इसीलिए ये पॉडकास्ट आज तुम्हारे साथ शूट हो रहा है। कि क्या, जब इतने इस बड़े स्केल पे हम काम करते हैं और लोग जब आपके डिग्री को लेके और टैलेंट पीछे रह जाता है, कहीं ना कहीं कागजी डिग्री आगे हो जाती है, तो यही सब मसला है। बस चल रहा है, कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बड़ा ही करेंगे, रिवॉल्यूशन लाएंगे गवर्नमेंट में। क्योंकि ज़्यादातर के कोशिश यही रहती है कि मैं अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, हमारे गवर्नमेंट के लोगों को इतना पावरफुल और इतना लीडर और इतना मजबूत बनाना है कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट जो सोने की चिड़िया है, वो इतनी चमचमाती रहेगी कि मुंबई छोटा पड़ जाएगा गवर्नमेंट के इंशाल्लाह। सामने। शाहरुख भाई, अभी क्वेश्चन ये है कि जो आपने सोशल वर्क स्टार्ट किया था और अभी ने पॉलिटिकल लोगों के साथ बहुत काम किया है,
अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ काम करके? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, खराब एक्सपीरियंस भी रहा है। लोगों के पीछे काफी साल झंडा डंडा ऊपर पकड़ के चलना पड़ा, और फिर उसके बाद में कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं। तभी अपने टैलेंट से अपने जो काम सीखा हमने, उसको मैं प्रोफेशनल तरीके से मेरी कंपनी के थ्रू लेके आया और लोगों के लिए काम किया। उसको एक्सपेरिमेंट भी देखा मैंने, एक्सपेरिमेंट भी किए बड़े, तो मुझे अच्छा लगा वो काम। और जिसके लिए काम किया उसको फायदा हुआ, तो मैंने सोचा ये काम को मैं आगे लेके जाके करूँ, और मैं तमाम वो लोगों के लिए काम करूँ जो रिवॉल्यूशन की तरफ गवंडी को लेके जाना चाहते हैं या बॉम्बे को लेके जाना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को आगे लेके आया गया। अभी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े नैरेटिव लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पे जो ओरिजिनल लोग हैं, जो ओजी जिनको बोलते हैं, वो लोग दब जाते हैं ऐसे बड़े लाइमलाइट के बीच में। तो ऐसे बड़े लाइमलाइट के बीच में वो लोग को जो आगे लाने का काम है, इंशाल्लाह मेरी कंपनी के माध्यम से मैं वो करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे रिवॉल्यूशनकारी लोग को मैं आगे लेके आऊंगा, और समाज को बदलने के लिए जो कुछ पड़ेगा बन पड़ेगा वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि गवंडी में कौन से ऐसे जो है रिवॉल्यूशन लेके आ सकते हैं गवंडी में? लाना कुछ ऐसा बहुत नाम वगैरह ले सकते हो आप? अ, देखिए, लाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से गवंडी को नशे के एक नैरेटिव से मोड़ा जा रहा है कि गवंडी नशाखोर है, गवंडी ऐसा है, मतलब जिसको देखो गवंडी पे नशे पे बात करता है। गवंडी का एक्चुअल मेन मुद्दा जो है वो है, गवंडी से लोग मतलब बोलते हैं ना, छोड़ के जा रहे हैं गवंडी को। जो हमारे यूपी में बोलते हैं प्लान करना, पलायन पलायन करना जिसको बोलते हैं लोग, है ना। गवंडी से आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है, गवंडी से लोग पलायन कर रहे हैं। लोग उल्वे, खारगर, तलोजा तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? कि एक आजू बाजू का एक जो माहौल है इस तरीके से बनाया जा रहा है कि गवंडी बहुत बेकार है। ये जानबूझ के किया जा रहा है। जो गरीबी रेखा है वो आज गवंडी की सीमा रेखा से भी पार हो चुकी है। और इस तरीके से बेरोजगारी है, यूथ को कौम के नाम पे गुमराह किया जा रहा है कि हमको ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। और जो लोग बेचारे, जो यंगस्टर्स जो अभी अभी दिमाग लेके कॉलेज पढ़ के ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो समाज में कुछ अच्छी बात करने आ रहे हैं, तो उनके पीछे जो नशे के कारोबार चल रहे हैं वो वहाँ वो शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो आवाज बन नहीं पा रही है, मिली जुली आवाज बन रही है, मगर एक प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है जिसको गवर्नमेंट में एक्चुअल जो है नशे का तो बहुत बड़ा एक वो है ही है, मुद्दा है ही है। गवर्नमेंट एक नशे का मुद्दा है, मगर गवर्नमेंट में जो यहाँ से जो शिफ्ट हो रहे लोग, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मैं पूरे गवंडी वासियों को बोलूंगा कि ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये आपको आपकी जमीन से बेघर किया जा रहा है। एक आपके आजू बाजू एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि आप परेशान हो जाए, आप अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहे हैं, आप अपने लोगों का घर का फ्यूचर सोच के आप शिफ्ट हो जा रहे हैं। मगर आपको बताता हूँ, यही गवंडी आने वाले वक्त में अगर सोने की चिड़िया नहीं बनी, तो आप मुझे बोलना। मैं ये जो इंटरव्यू का आज जो मेरा डेट जो भी है, ये आज मेरी बात मैं रख रहा हूँ क्योंकि मैंने जो काम, मैंने जितना भी काम किया, जितना भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो भी मैंने अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, उससे मैं आगे का विजन देख रहा हूँ गवंडी का। और आज जिस तरीके से धारावी पे एक गज गिरी पड़ी है गवर्नमेंट द्वारा या अडानी। डेवलपमेंट द्वारा या कोई भी कंपनी XYZ द्वारा, जो आज उधर गज गिरी है, आने वाले वक्तों में ये गज गवंडी जैसे बड़े इलाके में भी गिरेगी। और आज हम वोट दे रहे हैं कौम के रहनुमाए बना के, कौम के सरपरस्त बना के, कौम के नाम पे वोट दे रहे, जाति के नाम पे वोट दे रहे, और हम पता नहीं लोग पैसे के नाम पे वोट दे रहे कि क्या क्या वोट दे रहे। अरे वोट जो है ना वो आपका वजूद है। वोट जो है ना इंसान का अपना एक वजूद है। इंसान वोटर आईडी बनाता है इसके लिए कि मैं वजूद में आऊं और मैं वोट करूं। तो आप अपने वजूद को इस तरीके से जाया कर देते हैं। कुछ लोग वोटिंग के दिन उठते ही नहीं है, सोते रहते हैं, और फिर वो पूरे 5 साल बात करेंगे कि हम ये बदलाव होना चाहिए था, वो बदलाव। अरे बदलाव के लिए मौका तो मिला, अपने वजूद को तो लाओ पावर में। अब जब वजूद को पावर में लाने की बात आती है तो कुछ लोग कौम के नाम पे घुमा देते हैं, कुछ लोग नैरेटिव बना के अलग अलग इसको उसको घुमा देते हैं। विधानसभा में हमने जिसके साथ में वोट किया, वो आज कैलकुलेशन लेके फिर वो अलग तरीके से आज नैरेटिव बन चुका है गवंडी में। तो कैसा है कि अगर आवाम ने दिल से चेंजिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, चेंज करने के लिए, रिवॉल्यूशन लाने के लिए अगर आपको वोट दिया, आप उसका गलत फायदा मत उठाइए। आप वो वोट को कैलकुलेशन डिवीजन करके आज वो वोट को
आप समाज में बता रहे कि मेरा ये वार्ड से इतना वोट है, ये वार्ड से इतना वोट है, ये ऐसा नहीं चलेगा। विधानसभा का इलेक्शन अलग था, नगर सेवक इलेक्शन अलग है। नगर बीएमसी इलेक्शन में जो है लोगों के लिए सिर्फ गटर नाली और उनके गली तक का ही सीमित नहीं है। हम जो हमारे वजूद से हम जिसको जीत के ला रहे हैं ना, वो आज नगर सेवक बनेगा, कल एमएलए बनेगा, परसों एमपी भी बन सकता है, क्योंकि हमारे वजूद से ही ये तीनों कैंडिडेट चुन के आते हैं। तो आप जब किसी भी कैंडिडेट को चुन रहे हैं ना, आप देखिए कि वो कितना लॉन्ग टाइम सरवाइव कर सकता है। ये नहीं कि हवा के साथ रुख चल रहा है ये पार्टी का तो ये पार्टी को जिता दो, ऐसा नहीं करने का। क्यों? इसमें क्या होता है कि जिताने के बाद वो 5 साल तक का अपने को मिलेगा नहीं, क्योंकि तुमने हवाबाजी में जिता दिए। अब वो ग्राउंड के मुद्दे उसने भूल गया, हवा में था, जीत गया, ग्राउंड के मुद्दों की बात कौन करेगा? आज एक रिप्रेजेंटेटिव जब हम जीत रहे बीएमसी इलेक्शन में, एक वजूद के तौर पे हम जब किसी को जीत के ला रहे, तो उसका काम होना चाहिए हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दे, ना कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन को लेके एक कैलकुलेशन बना के हमारे डॉक्यूमेंटेशन का गलत यूज करे। अरे आप करो ना, 2014 में बीजेपी आई, 2014 में बीजेपी आई और बीजेपी ने जितने ही बड़े बड़े कदम लिए, एक कौम के हिसाब से बता रहा हूं, तो सबको बुरा लगा कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, बीजेपी ये कर रही है। अरे मुसलमान कौम जो है, मुस्लिम और इस्लाम कभी जुल्म के आगे झुका ही नहीं है, ये हिस्ट्री रही है। कभी जुल्म के आगे, जितना जुल्म हुआ है हम लोग उतने ताकतवर हुए। और आज फिलिस्तीन में देख लो, गाजा में देख लो, जितना जुल्म होते जा रहा है उतनी ताकत बढ़ते जा रही है। लोग शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। मगर जो जुल्म और सितम के आगे मुसलमान कभी झुकता नहीं है, वो उसी तरीके से उससे अच्छा लड़ने की कोशिश करता है। तो जितना जुल्म और सितम हमारे पास 2014 के बाद हुआ, क्या आज हमारे बच्चे, जो हमारे यूथ के लोग हैं, मेरे साथ वाले लोग हैं, मेरी एज के जो लोग हैं, आज वो आईपीएस यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। और गवर्नडी की बात कर रहा हूँ, गवर्नडी में कम से कम 70-80 या 100, 120, 100 या 80 लोग रहेंगे जो आज वकालत कर रहे हैं। ये वकालत करने का मौका उनके दिमाग में कहाँ से आया? जाओ ये बच्चों को पूछो तो सही। मैं अब तक का मेरे जितने दोस्त हैं उनको तो मिला हूं, मगर उन लोग के बताने के हिसाब से जब सीए, एनआरसी ऐसे बड़े बड़े बिल हमारे ऊपर थोपे गए, तब लोगों को लगा नहीं, हमको सिस्टम में घुसना पड़ेगा। आज हमारी जो कौम के लोग हैं बड़ी तादाद में यूपीएससी आईएएस क्लियर कर रहे हैं और सिस्टम में पढ़ाई करके घुस रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहा है, ये कैसे चेंजेस हुआ? ये किसी कौम के रहनुमा ने नहीं चेंजेस लाया, ये जब हम पे जुल्म हुआ उसके रिवॉल्यूशन के लिए हमने ये चेंजेस लेके आया। आपने रिवॉल्यूशन का बोला तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो अपनी एसएमएस कंपनी है मंडाला में, तो वो कहीं के लिए बंद नहीं हो रही। इतना आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, ठीक है, अब वहां पे जाएंगे तो एक अलग ही स्मेल आता है लोगों को। एक तो ऐसे एक AQI का कुछ मसला चल रहा है दिल्ली में, तो मैं भी कभी ब्रिज से जाता हूँ तो पूरा सही रहता जब वो जो कंपनी है उसके आसपास का इलाका इतना धुआं में रहता है, पूरा वहां पे एकदम नजर ही नहीं आता बराबर, और इतना गंदा बास आता है। तो वो कंपनी अभी तक बंद क्यों नहीं किया? इसके पीछे कोई पॉलिटिकल लोग है या फिर इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल लोग हैं। और जहां तक का मैंने इस कंपनी के लिए आंदोलन किया है, और तमाम लोगों ने, बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ी टीम थी। एसएमएस कंपनी जो है ये गवर्नडी के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य है, जो हमारी जो बॉडी की जो पूरी की पूरी जो आज डैमेज कंट्रोल जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये एसएमएस कंपनी द्वारा ही हो रहा है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो एसएमएस कंपनी पे हम लोग ने जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों तक का पहुंचाने की कोशिश की है। और एसएमएस कंपनी के पीछे बड़ी पॉलिटिकल ताकत है, बड़ी बड़ी लोग हैं इनके पीछे। एक जब हम लोग ये आंदोलन को जब हम लोग कर रहे थे, तब हम लोग ने एक बड़े शिवसेना के नेता के पास हम जब गए थे, तब उस समय आदित्य ठाकरे जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, और ये कंपनी का प्रपोजल लेके हम गए थे उनके पास। तब जस्ट शिंदे गट और शिवसेना अलग होकर ये जो है दूसरी पार्टी बनी, दूसरी शिवसेना बनी, तो ये सत्ता से बाहर हो गए। तो 10-5 दिन ही हुआ था इनका ये सब होकर, तब हमने एक बड़े नेता के पास बैठे, उनको हमने हमारा सारा चीजें बताई कि हम कितना लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी आगे तक की लड़ाई को लेके जाने वाले। तब उन्होंने वो कंपनी के जो कोई हेड अधिकारी थे उनको फोन किया, और उन्होंने डायरेक्टली उनके मुंह पे बोला, हम लोग सब थे, हमारी टीम थी, और ये सब मेरी टीम के लोग एग्री करेंगे इससे, कि उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपकी सत्ता तो नहीं है ना, आपकी सत्ता आएगी तब बात करते हैं, अभी हमारी सत्ता है, हम नहीं करने देंगे। आज गुजरात में
जो कंपनीज है वो सब महाराष्ट्र से लेके जा रहे हैं, सब महाराष्ट्र से। और एक बहुत बड़ा अरावली अरावली। जो आंदोलन चल रहा है राजस्थान में, आप देखिए एक इथेनॉल कंपनी को किस तरीके से लोगों ने उखाड़ फेंका। ये गवंडी वाले का हम लोग तो पहले से ही बोल रहे हैं कि आओ मिलके इसको उखाड़ फेंकते ना, क्या होगा, क्या होगा क्या। हाईकोर्ट का ऑर्डर है। मेरे एक दोस्त है फैयाज आलम शेख, उनकी अपनी एक संस्था है जिन्होंने इसको हाईकोर्ट में लेके जाके चैलेंज किया और हाईकोर्ट से ऑर्डर भी लाया इस कंपनी को हटाने के लिए। वो भी हमारे साथ एसएमएस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने हाईकोर्ट से ऑर्डर लाया। हमने रोड से कोर्ट तक की मेहनत की, बहुत लोगों ने मेहनत की है, बहुत लोगों ने अपना कारोबार छोड़कर इसके पीछे दिन रात मेहनत की। आज उसी मेहनत के वजह से आज कुछ लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और ये पहले से ही तय था कि अगर ये आंदोलन से कुछ लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम समाज में एक अलग बदलाव लाने की बात करते हैं, हम समाज में एक बराबरी की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, अच्छे रोजगार की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं। और गवंडी को कितना डेवलप लेके जाना चाहिए, गवंडी में कितना चेंजेस आना चाहिए। आज एक तरफ ये गवंडी है, एक तरफ वो गवंडी है। आप वो गवंडी को देख लो, वहां भी एमएलए, वहां भी नगर सेवक है, वो जगह पे क्राइम कम है, वो जगह पे स्मार्ट सिटी बन रही है, वो जगह पे क्लीनरी है। यहाँ पूरे मुंबई का कचरा डंप हो रहा है। यहाँ जो हमारे यहाँ पर जो एमएलए है, नगर सेवक है, ये क्या काम कर रहे, क्या नहीं कर रहे, किसी को भी मालूमात नहीं है। और जो जिसको एक्चुअल ये बात करनी चाहिए वो लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पार्टी प्रोटोकॉल में नहीं है। अगर वो इस तरीके से बात करेंगे तो उनके पार्टी प्रोटोकॉल से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा कि वो बागी हो चुके हैं पार्टी के। मैं बोलता हूँ एक गवंडीकर होने के नाते आप लोगों को ये जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे गवंडी में एक ऐसी कंपनी है जो जहर फैला रही है। इतना जहर है ना, इतना जहर कि आपको क्या बताओ। लोग है ना वहाँ हर 2 घर 3 घर छोड़ के, जब हमने टीस के साथ टाटा इंस्टीट्यूट जो है टीस, उनके साथ जब हमने सर्वे किया, हर 2-3 घर के अंदर एक टीबी का मरीज था। और टीबी की जो बीमारी है, लोग शर्माते हैं, वो बताते नहीं है कि हमारे घर में कोई बीमार है। वो डॉट से या कोई भी संस्था से जो है उनका दवा हुआ लेके वो चुपचाप अपने अपने घरों में कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। गवर्नी को है ना एक्चुअल में ना एक नैरेटिव तहत है ना दबाया जा रहा है, ताकि इस गवर्नी को किस तरीके से डैमेज किया जाए। इस पे बड़े बड़े बिल्डरों की नजर है, इस पे बड़े बड़े तवंगरों की नजर है, बड़े बड़े नेताओं की नजर है गवंडी पे। आज गवंडी मानपुर खत्म होते होते एक बहुत बड़े बिल्डर ने कितने हजार स्क्वायर फीट जगह ले लिया है। आज गवंडी को है ना देखा जा रहा है कि ये कैसा एक नया बिजनेस हब बन सकता है, कैसा डेवलपमेंट यहाँ ला के यहाँ के लोगों को बाहर किया जा सकता है। हम तो प्लान कर रहे, यहाँ से वहां शिफ्ट होते जा रहे, सब नवी मुंबई जा रहे। अरे बॉम्बे इज द ओजी जगह, ये सबसे महंगी जगह है गवंडी। आज जो गवंडी में ना रेट है, आने वाले 5 सालों में उससे ज्यादा रेट होगा। आज अब हर जगह से कनेक्टिविटी है, बॉम्बे और न्यू बॉम्बे को कनेक्ट करने के लिए गवंडी सबसे मेन है। तो हम ये क्यों नहीं भूल रहे, हमारे नेता लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छा डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रहा है। बस आ जाके नशे पे हम लोग को घुमा देते, नशा नशा नशा। अरे नशा किसके घर में नहीं है। एक अच्छा नेता, एक अच्छा मौलाना, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा समाज सेवक, जितने भी टोटल लोग हैं समाज के अंदर, हर किसी के घर का एक बंदा कहीं ना कहीं नशे से इफेक्टेड है ही है। चाहे वो किसी की बहन का रिलेटेड हो, भाई का रिलेटेड हो, मामा से हो, चाचा से हो, जिससे भी फैमिली ट्री में, हर एक के फैमिली ट्री में नशे से बंदा लिप्त है। मगर क्या सिर्फ ये गवंडी में ही है? नहीं, ये गवंडी के बाहर भी है, मगर वहां दिखता नहीं है। यहाँ जानबूझ के दिखाया जा रहा है, यहाँ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि लोग यहाँ परेशान होकर गवंडी को छोड़ के जाए, ताकि जो गवंडी में जो गरीब लोग हैं फिर उनपे जुल्म करके, सितम करके, इनको इनके घरों से बेघर करके इनकी जमीनें अपनाया जाए। आज गवंडी में क्या क्या नहीं हो रहा है, मैं अगर खुल के बोलूंगा ना तो बहुत बात अलग हो जाएगी, जान दो। मगर ये बात तो आपने सही बोला भाई कि गवंडी में जो गरीब लोग के उन लोगों को दबाया जाता है। हाँ, दबाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। आज जितने भी गवंडी में, गवंडी एक बहुत अच्छा सोने की चिड़िया मैं इसको बोलता हूँ। जैसा मुंबई लोगों को सोने की चिड़िया दिखता है ना, वैसा मुझे गवंडी एक सोने की चिड़िया। हमारे यहाँ कितने हब थे, कितने इंडस्ट्रियल थे, चमड़े के व्यापारी और जूते के व्यापारी, बहुत सारे लोग थे।
जो लोग मेरी इस बात को गौर करके आज से 10 साल 15 साल पीछे जाएंगे, जब मैं छोटा था, 10 12 साल 15 साल का, जब मैं गवंडी घूमता था, हर गलियों में कारखाने, हर जगह रोजगारी, तब भी नशा था, तब भी नशा था, मगर तभी नशे के ऊपर इतनी बात नहीं होती थी। आज बेरोजगार हो गए तो लोग रोज, आज मेरे को बताओ, जो बेरोजगार बच्चा है ना, वही नशा बेच रहा है। हाँ, जो शिक्षा नहीं लिया है वही नशा वो बेच नशा रहा है। बेच रहा अच्छा, जो शिक्षा ले चुके हैं, 12वीं क्रॉस कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, वो भी तो नशा कर रहे हैं। क्या करेंगे नशे के खिलाफ आप? मेडिकल नशा सबसे आम है। है। इजी भी मिल जाता है। आज सबसे ज्यादा अगर मेडिकल पे कोई चीज बिक रही है ना, वो सिरिंज है, सिरिंज। हाँ, जो डायबिटीज के पेशेंट को दी जाती है, एक इंजेक्शन है सिरिंज बोल के, वो इंजेक्शन से आज तमाम, मैं देख रहा हूँ ज्यादा करके लड़कियों में ये ट्रेंड चल रहा है कि वो सिरिंज से इंजेक्शन लेती है, ड्रग्स का डोज लेती है। और हमारे यहाँ पर, मैं तो क्या बोलूँ, मैं अगर रात को जब देखता हूँ लोगों को कि हम एक कौम के लोगों को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, हमारी बच्चियां जो है वो कहीं ना कहीं एक गरीबी के जुल्म सितम से आगे बढ़कर नशे की हालत में प्रोस्टिट्यूट के काम पे निकल चुकी है। और तमाम जो निचले इलाके हैं गवंडी के, वहाँ की तमाम जो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे वारदात हम देखने को मिलते हैं कि जो बच्चियां और बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं नशे में लिप्त होके बहुत उल्टे सीधे कामों में निकल गए। आज हम जब छोटे थे तो कोई बच्चे को सिगरेट पीता था तो कोई चिल्लाता था, आज कोई किसी को नहीं बोल रहा है, क्योंकि आज सब हसल इतनी बढ़ चुकी है, इतने लोगों में हसल बढ़ चुकी है, लोगों की इतनी हसल बढ़ चुकी है कि आज हर कोई अपने आप को बनाने में लगा हुआ है। दुनियादारी इतनी हो चुकी है कि हर कोई अपने आप को सही करने में लगा हुआ है। ये करना चाहिए, ये स्वाभाविक है, ये इंसानियत में होता ही है, ये इंसान की फितरत है। और हर कोई, चाहे तुम हो, मैं हो, या कोई मेरी जगह या आपकी जगह कोई तीसरा बंदा भी हो, वो फितरत है। हम लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े तो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, मगर आज सब आगे बढ़ने के चक्कर में जो पीछे पीछे के जो गवंडी के रीति रिवाज है, जो गवंडी की एकजुटता है, आज आपको बताता हूँ, मेरी ये बात को मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ कि गवंडी जैसा शहर पूरे बॉम्बे में अगर आपको मिल जाएगा ना, जो बोलना, मैं आऊंगा आपके साथ डिबेट करूंगा। गवंडी के ऐसे सोने की चिड़िया कोई पूरे बॉम्बे में बता दो। गवंडी एक वाहिद एक ऐसा एरिया है जो हमेशा मदद के लिए खड़ा रहेगा। आपको पानी चाहिए गवंडी में, मांगो किसी के घर से पानी, आपको मिल जाएगा। सबसे सस्ता पानी भी गवंडी में मिलता है, मालूम है? आप पानी मांगो, मदद मांगो। गवंडी के हाईवे, नेशनल हाईवे, जो गवंडी के एक्सीडेंट हुए थे, 4 बच्चे मरे एक्सीडेंट, हाँ, 3 बच्चे साकी लोग नागा के थे। इधर। एक्सीडेंट यहाँ होता है, आंदोलन गवंडी करता है मोहब्बत में कि आज उधर के लोगों के साथ हुआ, कल गवंडी के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। गवंडी हमेशा लोगों की सपोर्ट से रहा है, मगर गवंडी के सपोर्ट से कोई नहीं रहा है। इसी बात की दिक्कत है, बस इसी बात की दिक्कत है। दिक्कत है ना, यही है कि लोग जब अपने की बात करते हैं ना, तो अपने गवंडी की ही बात करो। दूसरे, जो दूसरे इलाके उधर चल रहा है उन लोग का सब अच्छा है। आज आप जाइए ना गवंडी ये साइड, आप घाटला गांव जाइए, आप उसके आगे जाइए, अनुशक्ति नगर जाइए, जाइए आप देखिए, जो माइनॉरिटीज इलाके हैं उनको इस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है। हर जात के लोग की बात कर रहा हूँ, जितने भी माइनॉरिटीज के इलाके हैं, वहाँ जितने भी SC ST OBC और ओपन के लोग हैं जो माइनॉरिटीज में आते हैं, उनको एक ऐसा मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको एक ऐसा नैरेटिव के उसमें झोंका जा रहा है कि अरे मुसलमान है तो नशा ही करेगा, वो फला कौम का है तो वो दारू ही पिएगा, वो फला है तो वो ये गुटखे वाले नशे ही करेगा। अरे वो कोई भी किसी से भी हो, आप उसको ये क्यों नहीं बता रहे कि आप रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे? आज हमारे उलमाओं ने भी मुंह बंद कर लिया है। पहले हमारे उलमा भी खुल के बात करते थे, मस्जिदों के मिंबर से नशे के ऊपर बात करते थे, हर चीज पे बात करते थे। आज उलमा हमारे बंद कर दिए बात करना। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हम रास्ते पे जब उल्टी सीधी हरकत करते थे वो चिल्लाते थे, आज और वैसे लोग भी नहीं रहे, मोहब्बत नहीं रही लोगों में। इस तरीके से आज हो गया है कि किसी को चिल्लाना भी भारी पड़ जाता है, वो अपने को ऊपर आंग पे आ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? समाज इतनी बर्बरता से आगे क्यों बढ़ रहा है? लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम अगर कयामत देखना है तो हमारे आजू बाजू का 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन देख लो, ये कोई कयामत से कम नहीं है।
आपको समझ में आ जाएगा कि लोग यहाँ किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। किसी के पास खाना नहीं है तो किसी का जितना खाना है कि वो वेस्टेज कर रहा है। हम अगर हमारे दीनी ताल्लुक से अगर हम बात करें, अगर हम मुसलमान हैं और हम दीन को फॉलो करते हैं, तो हमने हमारे कल्चर के हिसाब से हमने कितना डेवलपमेंट किया, हमने हमारी कौम के लिए कितना डेवलप किया। कौम की बात से एक बात मुझे बहुत चुभती है, जब 2014 में 14% आरक्षण था। 2014 में 5% सॉरी 2014 में 5% मुस्लिम आरक्षण था, जो बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में जीत के आई और शिवसेना अलायंस में थी। तो जब ये गवर्नमेंट जब आई तब इन्होंने ये 5% आरक्षण हटा दिया। क्या इस पे किसी मुस्लिम रहनुमा ने बात की? क्या कोई भी मुस्लिम नेता जो ये 5% आरक्षण की जो हमारा हक है, हमारा हुकूक है, हर कोई आरक्षण मांगता है और मांगना चाहिए। हम इस शहर के बाइज्जत शहरी है, हमारा हक है। तो हम अगर हमारे को 5% आरक्षण था तो 2014 में हम वो आरक्षण हमसे छीन लिया गया। इसके ऊपर अब तक का 2014 से लेके 2025 एंडिंग तक का कौन से बड़े नेता ने, चाहे वो माइनॉरिटीज में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी अन्य पार्टी, वो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो आज हमारे साथ हमारे सॉफ्ट कॉर्नर जो हमारी कौम के लिए दिखाती है, क्या उन पार्टियों ने ये बात की कि हमारा 5% आरक्षण हमको रिटर्न कौन देगा? आज हमने एमपी चुना, जब इंडिया अलायंस के साथ थे हम, तो हमने शिवसेना को फर्स्ट टाइम वोट किया। हमने बोला कि आज उनकी नैरेटिव और उनकी माइंड सेट, उनकी विचारधारा अलग है। आज मगर वही बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना एक अलग गठबंधन के साथ जाती है, जिनके साथ मुसलमानों के कई सेंटिमेंट्स हट हुए। तो हम किस विचारधारा के पीछे जाना चाहिए? पहली बात तो हमको इंसानियत की विचारधारा के साथ जाना चाहिए। शाहरुख भाई, एसएमएस कंपनी में तो आपने बहुत लंबा आंसर दे दिया, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे एसएमएस कंपनी है, सेम अभी जैसा वार्ड नंबर 140 में देवनार में एक और चिमनी लग रही है, तो उसके लिए लोगों ने आंदोलन भी किया, लेकिन वो अभी तक हटा क्यों नहीं? लोग वहां पे काम कर पहली रहे, बात 2 लोग तो मर भी चुके, नहीं, तो सुनने में आया है। मैं हो सकता है जब वो हुआ है, जैसे ही वो चिमनी की जो खबर है, जब वो चिमनी लग रही थी वहां देवनार के अंदर, तो मेरे दिल अजीज दोस्त शफीक भाई जो है हमारे, सबसे पहला उन्होंने इस चीज को मुद्दे को लेके, अब तो जो वो कंपनी जो है उसके लिए हम लोग डे वन को हम लोग गए, बात किए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात किए, सबसे बहुत ही पब्लिक को जागरूक करने का काम किए। लोग जागरूक है, इसी कारण से वो अब तक का वो कंपनी चालू नहीं हो पाई और इंशाल्लाह आगे भी उसको चालू नहीं होने देंगे। और जो एसएमएस कंपनी है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग इस बीएमसी इलेक्शन के बाद एक ऐसा कुछ करेंगे, माहौल बनाएंगे कि जैसे राजस्थान में इथेनॉल कंपनी को उखाड़ दिया गया एकदम एक ही दिन में, उसी तरीके से कुछ ऐसा एग्रेसिव काम होगा जो सिस्टम द्वारा लीगल और सारे पेपर्स के साथ में मिलकर लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मदद लेकर एक बड़ा ऐसा कुछ करेंगे कि ये कंपनी को पूरी तहस नहस कर देंगे और इसको गवर्नमेंट से हटा देंगे। और मैं यही बोलता हूँ, जो लोग है ना उनको सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो है यहीं के रहवासी है, पहले हमारा कर्तव्य है कि हम अपने गवर्नमेंट को कितना स्वच्छ रखते हैं, कितना बेहतर बना सकते हैं। जब हम लोग अपने आजू बाजू अगर चीजें अच्छी करेंगे ना, तो हमारी वैल्यू है ना अपने आप बढ़ते जाएगी। आपको कोई भी नीची नजर से नहीं देखेगा। गवर्नमेंट वालों को जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो कौन है? गवर्नमेंट का लड़का जहां भी रहेगा, मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का बंदा, जो भी गवर्नमेंट के बच्चे या बच्चियां जहां पर भी काम करती है, आप देखो कितने मिलनसार है, आप देखो वो लोगों के लिए कितना मदद करते हैं, आप देखो कि वो जहां भी काम करते हैं वहां पर अपना बेस्ट देते हैं। मतलब टैलेंटेड लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं गवर्नमेंट के, जहां जहां एक एक स्टोर मैनेजर है, बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं उनको, और वो जब वहां काम करते अपना बेस्ट देते, वो भी अपने गवर्नमेंट के लोगों को लेके आगे बढ़ते और उनको बढ़ाना चाहिए। जो लोग ऊपरी पोस्ट पे बड़े, अल्लाह ने उनको अगर सही काम से नवाजा है, तो मैं चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा कि आप भी है ना गवर्नमेंट के जो जेन्युइन लोग हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए बोलते ना कि आगे बढ़ेंगे तो किसी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे जो आगे बढ़ के आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनको काम दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। अगर कोई आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट के बच्चे, तो वो दूसरे गवर्नमेंट के बच्चे की टांग ना खींचे।
वो उनको मदद करो, उनको हौसला अफजाई दो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, काम करना चाहिए। और गवंडी के बच्चे जहाँ भी, गवंडी का यूथ हो, गवंडी के नौजवान, गवंडी का बुजुर्ग, जहाँ भी पूरे बॉम्बे, ऑल ओवर बॉम्बे की बात कर रहा हूँ मैं, जितना मोहब्बत से वो पेश आता है, देखो 5 उंगली एक बराबर नहीं रहती है। मेरे इंटरव्यू के बाद में लोग बोलेंगे गवंडी में ये भी है वो भी है, मैं उस सब चीज पे बात कर रहा हूँ। मैं जो नेगेटिविटी है मैं उसको दूर करने की बात ही कर रहा हूँ, बराबर। मगर जो मेरे गवंडी की अच्छाई है मैं उसको बढ़ा चढ़ा के ही बोलूंगा। मेरे गवंडी ने हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मगर गवंडी के लिए कोई किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, चाहे वो सेंट्रल हो या नेशनल हो या बॉम्बे के लोग हो या बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, अभिनेता हो, किसी ने भी मेरे गवंडी के लिए एक मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गवंडी के लोग बिना किसी मदद के, गवंडी के लोग इंशाल्लाह अपने गवंडी को इस काबिल बनाएंगे कि बॉम्बे की चकाचौंध गवंडी के आगे फेल हो जाएगी एक दिन, और गवंडी इतना अच्छा डेवलप होएगा एक दिन। और अभी आपने गवंडी के टैलेंट की बात किया, तो जैसे अभी गवंडी में बहुत से टैलेंट अभी जो गवंडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, जैसे सानिया एमक्यू हो गई, परवेज खान हो गया, एमएमए परवेज खान। तो ऐसे बच्चे जो अभी गवंडी से निकल के आ रहे हैं बाहर, क्योंकि पहले ही नहीं निकल के आ रहे थे, अभी हाल ही में निकल के आ रहे हैं, तो इन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? ये लोगों को कैसा इंस्पिरेशन बन सकते हैं, लोगों के लिए कितना मतलब इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को ये? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे सानिया एमक्यू कलर्स पे, हसल पे, विजय दादा हमारे जो हसल पे जाके है, कलर्स के शो पे, एमटीवी शो पे जाके है। सानिया ने एक कोई अच्छा इंडिया 64 बार 64 बार्स पे जाके आई है। और ये एमएमए बाप रे बाप, सल्यूट है। अभी इंडिया से एक बंदा एमएमए करके जीता है तो इतना नाम हुआ है। हमारे गवंडी से नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं है, उसको कोई एक ऐसा पब्लिक स्टारडम नहीं मिल रहा है। अरे क्यों नहीं मिल रहा है भाई? तुम ऐसे लोगों का होप मत तोड़ो, वो ऑलरेडी बहुत हसल करके इतना बड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको तुम नहीं भी दोगे ना अटेंशन, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आप बिना अटेंशन दिए ना, आप जो दूसरे लोग है ना उनका मोटिवेट तोड़ रहे हैं। क्योंकि जो देखो आगे बढ़ गया वो आगे बढ़ गया, वो पीछे देखेगा नहीं। मगर जो आगे बढ़ने वाला वो देख रहा है यार ये बेचारा इतना हसल करके इतना टाइम हुआ, ये समाज उसको दे रहा ही नहीं है इज्जत, तो मैं कैसे ये लाइन में जाऊं? आज जो लोग रैप करते हैं, जो रैप सॉन्ग करते हैं, हिप हॉप कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं, वो लोग जो लिख रहे हैं ना, लिख के बता दो, एक गाना लिख के बताओ, गाना प्रेजेंट करके बताओ। आज गवंडी के लोग अगर कुछ रिवॉल्यूशन लिख रहे, एकदम जहर लिख रहे, और उस तरीके से लोग उनको मोहब्बत बाहर दे रहे, तो गवंडी के लोग क्यों नहीं दे रहे? बराबर देना चाहिए। जब हम किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी को आगे लेके जाएंगे, तभी एक बेचारा दूसरा बंदा है उसको मोटिवेट मिलेगा, वो भी आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं जाएगा। तो गवंडी के सब टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जो गवंडी से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल क्यों नहीं रहा? हाँ, मिल रहा नहीं है। कहीं ना कहीं समाज जो है ना वो बटा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये भी एक चल रहा है कि लोग अपने अपने में लगे हुए। आप जब एक दूसरे की मदद करोगे ना तभी आप खड़े हो पाओगे। आप कितना अकेला हासिल कर लोगे, कितना, बिना किसी के सपोर्ट से कोई आगे नहीं जाता, कोई भी। कहीं ना कहीं इतनी सी भूमिका भी किसी की रहती है ना काम की, तब वो बंदा जब उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आ जाता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। आज हमारे, मैं देख रहा हूँ बच्चे जो है वो हासिल करते ही जा रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं गोवंडी में। कॉमेडी कर रहे हैं। कॉमेडियन भी है, हमारे गोवंडी में रह स्टैंड अप के कॉमेडी करते हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, गोवंडी में रह के बड़े बड़े पॉडकास्ट कर रहे हैं। और विजय डीके है, और आकाश हाँ, विजय डीके भी गवंडी से ही है। हाँ, वो मानपुर विधानसभा, हमारी हाँ, शिवाजी नगर पीएमजी मानपुर से। विधानसभा पीएमजी कॉलोनी से। और ऐसे तमाम लोग हैं जो बड़े आर्टिस्ट लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको वो अकेला, देखो समाज ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं किया, वो अपनी हसल से, ऊपर वाले की ब्लेसिंग से वो आगे निकल गए। मैं वो भी चाह रहे कि मैं कुछ किसी के लिए करूं, मगर ये समाज है ना उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों कर पा रहा है। सपोर्ट इसके लिए करना चाहिए एक दूसरे को कि जब हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तब बहुत सारे लोग, जैसा अभी यूट्यूब पे पहले कम लोग करते थे, फिर धीरे धीरे सब लोग सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे आते आते हर कोई कंटेंट बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है। कोई किसी को सपोर्ट करा ना करे, यूट्यूब पे रीच मिल रही है, काम हो रहा है।
उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लोगों को अगर अपने आप रीच मिलना चालू हो जाएगी, तो सब लोग एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म, एक कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का जरिया बन जाएगा। और उससे लोग सीखेंगे भी, और सीखना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए। कोशिश यही है कि सीख के सिखाओ बराबर। और गवर्नमेंट को आगे बढ़ाओ। मेरी तो यही बोलना है। तो शाहरुख भाई, अभी अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है 13 तारीख को, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हो? मतलब क्या क्या काम होना चाहिए? जो भी सत्ता में आएगा, जो भी पार्टी का रहेगा अध्यक्ष, वो सत्ता में आने के बाद क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए गवंडी के लिए स्पेशली? बीएमसी इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि जो बीएमसी है, जो बॉम्बे बीएमसी है, इस पे जिसकी सत्ता होती है, चाहे महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार हो, मगर बॉम्बे में बीएमसी जिसके हाथ में होती है, उसी की बॉम्बे की सत्ता होती है। तो हमको बहुत बारीकी से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, और आने वाले समय में आप लोगों के पास बहुत लोग आएंगे, बात करेंगे, बहुत लोग अलग अलग चीजों पे बात करेंगे। मैं बोलता हूँ कि उस बंदे को चुनो जो पिछले 10 साल से हासिल कर रहा हो राजनीति में। जो अभी अभी आया है, पैसा लेके उतर रहा है, उसको मत चुनो। पिछले 10 साल से जो हासिल कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं समाज के लिए एक रिवॉल्यूशन लाऊंगा, उसके काम को देखो, उसके अंदाज को देखो, वो कब आपको मिलेगा, कितनी बार आपके लिए अवेलेबल रहेगा, वो आप देखो। ना कि वो जीतने के बाद वीआईपी बन जाए या वीआईपी बन जाए। हमको कुछ आधार कार्ड भी चाहिए तो उसका नाम चेंज करने का, तो फॉर्म मारने के लिए उसको ऑफिस पे जाना पड़े। ये बहुत छोटे छोटे काम है जो नगर सेवक सिर्फ गली कूचे तक का ही नहीं है, उसका एक स्टैम्प आपको आपकी नागरिकता बता सकता है, मालूम है आपको? तो ये सारी चीजें जो है, आज बीजेपी गवर्नमेंट के तमाम बिल्स आने के बाद में हमको ये देखना है कि हमको रिप्रेजेंट भी अच्छे को चुनना है। आज जो गवर्नमेंट में है, बहुत लोग लड़ रहे हैं बेचारे, और कोशिश यही है कि जितने लोग लड़ रहे हैं उसमें से उम्मीद ये है कि अच्छे लोग को गवर्नमेंट के लोग चुने, जिनकी हसल हो, जो ओजी हो, जो समाज के अंदर ऐसा कोलैबोरेशन गवर्नमेंट में होना चाहिए, अलग अलग पार्टियों से होना चाहिए, विचारधारा से अलग होना चाहिए, पार्टी से अलग होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की इंसानियत के लिए वो सब लोग एक होना चाहिए। चाहे वो हमारे विधानसभा में जितने वार्ड हो, हर वार्ड से, चाहे वो कोई भी पार्टी का कैंडिडेट जीते, कोई भी हो, मगर जब बात मेरे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने की हो, तो वो सबकी सुर एक होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट को चुनो जिसमें अना ना हो, जिसमें मैं नहीं हो कि मैं ये पार्टी का हूं तो मेरे प्रोटोकॉल में नहीं। पार्टी अपनी जगह है और मेरा गवर्नमेंट अपनी जगह है। मेरा गवर्नमेंट हर पार्टी से ऊपर है। बराबर। मेरा गवर्नमेंट हर पार्टी से ऊपर है। हम यहाँ रहते हैं, हम इस शहर के बाइज्जत शहरी है, और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को एक सुर में, एक ताल में लोगों के साथ चलने वाला कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव मिले, ताकि हम लोग सब, जब कोई भी पार्टी के, देखो कोई ना कोई वार्ड में कोई ना कोई जीतने वाला ही है, ऐसे को जिताओ कि सबकी माइंड सेट, सबका रिवॉल्यूशन, सबकी बदलाव की थिंकिंग हो। ये पार्टी को लाऊंगा, ये इसके काम में अड़ंगा डाले, वो पार्टी को लाऊंगा, वो उसके काम में। ये सियासत नहीं चाहिए। ये सियासत में गरीब बेचारा मर जाता है, उसका कौन देखेगा फिर? जो जनता है वही पिसती है आखिर में। और ये जनता को सोचना चाहिए। आप ये मेरी बात को आप लिख के ले ले कि जो आपका वोट है वो ही आपका वजूद है। आप अपने वजूद को पूरे 5 साल में 3 बार यूज करते हैं, तो ये वजूद है ना जो किसी को वजूद में लाता है, ये याद रखना। बराबर बात बोले। हमारा वजूद किसी को वजूद में लाता है, ये बात याद रखना। और इसी बात को लेकर आपके वजूद को जो सलामत रखे, आपके वजूद का जो वकार बरकरार रखे, ऐसे कैंडिडेट को जीत के लाओ। सही बात बोले। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसा आपको क्या लगता है अभी जब से बीजेपी आई है उसके बाद मुसलमान जागे हैं, या फिर मतलब उनपे तो जुल्म हुआ है मुसलमान, उसके बाद जुल्म होने के बाद जो जागे हैं, या फिर क्या है? क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि आजकल जो मुसलमान है अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और या फिर कुछ अच्छा बनना चाहिए, जैसे आप बोल रहे थे वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये सब हुआ है या फिर पहले से हो रहा है ये सब? पहले से तो लोग सो रहे थे। जब जुल्म होता है तो इंसान जागता है। बराबर। अगर हमारे टाइम पे ये रिवॉल्यूशन आया होता ना, तो आज शायद मैं आईएएस या कोई अच्छी पोस्ट एक बड़े जगह पे अपनी आपकी काबिलियत को दिखाता।
हमारे टाइम वो रिवॉल्यूशन नहीं आया, ये 2014 के बाद आया रिवॉल्यूशन। क्योंकि जब जुल्म और सितम की इंतहा जब मुसलमानों के सर के ऊपर चली गई, तब मेरे तब जैसे एज मुसलमान के जागे। तब मेरे जैसे एज के लड़के और तमाम जो मेरे से सीनियर है, मेरे इससे भी सीनियर है और उनसे नीचे वाले हैं, उनको समझ में आया कि सिस्टम में घुसना जरूरी है। हाँ, और ये राइट्स हमको बताता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपने दीनी मामलात को छोड़ के, आप अपने रिलीजन को छोड़ के अगर सिर्फ संविधान की बात करना चालू कर दोगे ना, तो रिवॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि संविधान है ही है रिवॉल्यूशन, वो रिवॉल्यूशन ही है और वो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन है, ये सदियां गुज जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। और आज अभी पिछले यूपी विधानसभा की जो मैं एक क्लिप देख रहा था, आलम बदी साहब ने कहा कि सदियां बीत जाए, लोग यहाँ के तहस नहस हो जाए, लोग मरेंगे मिटेंगे, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान है ना, उसको हमको मिटने देना है, ना हमको उसको किसी गलत हाथों में जाने देना है। क्योंकि अब बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद बोला, जिस दिन लोग अगर सत्ता जो सिस्टम में लोग अगर आ गए तो वो इस संविधान का मिसयूज भी करेंगे। और आज वही चालू है, मिसयूज ही चालू है। और मिसयूज इसलिए हो रहा है कि उस पे एक बिल आ जा रहा है, एक बिल पे दूसरा बिल आ जा रहा है, कानूनी दांवपेच में फंसाया जा रहा है। इसके लिए जो है ये सब चीजें की दूरंदेशी करके हमारे जो आज जो जेंजी एज है, वो जो है अपने आप को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव बनाने में लगी हुई है। लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग की अलग अलग माइंडसेट है, कोई वकील बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। और जो हमारे से जो पहले की जनरेशन है और जो हमारे बाद वाली, हमारे साथ वाली जो जनरेशन है, आपके साथ वाली जो जनरेशन है, उन्होंने पहले ही 2014 के बाद से ये ऐड कर लिया था कि हमको सिस्टम का हिस्सा बनना है। आप देखोगे कि जितने लोग सिस्टम का हिस्सा बने हैं वो हमारी और तुम्हारी एज के लोग ही है। बराबर। 2014 के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब सिस्टम में ही घुसना है, सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम में जाना जरूरी है। यंग लोग ज्यादा है। लोगों ने किया। हमारे गवंडी में बड़ी बड़ी 3-3 माले की बीएमसी स्कूल है, उससे ज्यादा प्राइवेट स्कूल है। हाँ। मेरे दोस्त यार, मैं खुद, हम भी सब पब्लिक स्कूल से ही आए। आज मैं देखता हूँ कि वो बीएमसी स्कूल खाली है, सिर्फ फंड ला के नेता उसका घर, मतलब उसको भी कलर चकाचौंध कर रहे हैं और खुद भी खा ले रहे हैं। अवेयरनेस कौन बताएगा बीएमसी स्कूल में ये पढ़ाई होगी? बीएमसी वालों को कौन बताएगा कि हमारे गवर्नमेंट में किस तरीके की शिक्षा देना चाहिए? हाँ, ये भी तो एक बात है ना। बोलने के लिए बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ। अभी ये इलेक्शन है तो अभी सब आएंगे, बरसाती मेंढक के ऐसा बात करेंगे। फिर उसके बाद जो लोग हैं वो बस ये है कि मेरा प्रेजेंट टाइम कैसे निकल जाए। हाँ। ये जो दौर चल रहे हैं ना, ये बड़े हसल के दौर चल रहे हैं। बड़े मतलब हर किसी को है ना हसल करना पड़ रहा है। हर किसी को भाग दौड़, समाज में अपनी भागीदारी के लिए, समाज में रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, समाज में कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। और उस मेहनत में ना आदमी सही गलत ये नहीं देख पा रहा है। और ऐसा भी हो जा रहा है कि कितने लोग जो है इस टाइम पे जो है पैसे के लिए वोट का गलत इस्तेमाल करेंगे, या कुछ लोगों को खरीद लिया जाएगा, या कुछ लोग खुद अधिकार बिक बेच जाएंगे। देंगे। तो अपने वजूद का सौदा आप खुद करते हो, तो फिर आप अपने लिए बात नहीं कर सकते हो। गवंडी में एसपी और एमआईएम पार्टी में से आप किसको देखते हैं कि जो गवंडी को आगे लेके जा सकता है? एसपी में से तो कोई नहीं दिख रहा है। एमआईएम से मेरे भाई है, बड़े भाई है आतिफ भाई। आतिफ भाई, हाँ। तो 139 से पिछले 5 सालों से हसल कर रहे हैं और काफी बिल्ला टैलेंटेड भाई है, अपने को फुल सपोर्ट रहता है मैं भी और फॉलो अपना करता भी हूँ। फुल सपोर्ट रहता है उनको। और जबान है, खुली जबान है। 139 में आतिफ भाई के लिए ही सपोर्ट रहेगा। और लोग जानते हैं कि शाहरुख ने जो जबान दिया है वो जबान, अब हम जिसके पीछे चले गए तो चले गए, फिर हटने वाली बात ही नहीं है। आतिफ भाई को फुल सपोर्ट रहेगा। वो चाहे कोई भी पार्टी से रहते थे ना, उनके लिए क्राइटेरिया माफ था कि आप कोई भी पार्टी से रहो, हम आपके साथ है, बस मैं मेरे भाई के साथ हूँ। क्योंकि ये वो लोग हैं, ये रिवॉल्यूशनरी लोग हैं, ये समाज के वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ग्राउंड जाके हमने
हमने साथ में काम किया है, पिछले 5-6 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हमने देखा है भाई की हसल भी देखी है, भाई ने बहुत काम करने का इच्छा, मतलब बहुत काम किया। अभी सीबीएसई स्कूल के लिए काम किया है, हॉस्पिटल के लिए काम किया है, पता नहीं कितने काम किए। बहुत अच्छे आदमी है और फुल सपोर्ट रहेगा 139 में। उनको लोटस की जनता से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे भाई को जिताओ, हौसला रहे वो भी। ये पर्सनल मेरी अपनी जाती राय है कि मेरे भाई को जिताओ, क्योंकि अब मैं कोई पार्टी से नहीं है, ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये आदमी व्यक्तिगत आदमी की राय है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मगर आतिफ भाई जो है हसल करके बंदा आगे आया है और टैलेंटेड है। इसको कोई भी पॉलिटिकल एंगल से या कोई भी जाति वाती या कॉम फॉर्म ये सब साइड में रखो, आदमी देखो बहुत जेन्युइन है, ओजी आदमी है, ओजी। उतरेंगे उनके लिए भी इंशाल्लाह, सबसे मिलेंगे, उनको भी जिताना है। 138 में हमारे बॉस है जो, जिन्होंने हम लोग को एक स्टेज दिया बात करने के लिए। 2014 के बाद से जब हम लोग हसल कर रहे थे, जब पॉलिटिकल और सोशल काम कर रहे थे, उन्होंने एक स्टेज प्लेटफॉर्म दिया कि बिंदास बात करो, मैं पीछे हूँ, हम ताकत बने रहे हमारी। और कोविड के टाइम पे हम लोग थक जाते थे, हमारा बॉस हाफिज भाई जो है, हाफिज खान साहब, जनाब हाफिज खान साहब, ये इन्होंने हमेशा सपोर्ट ही रहा है इनका हमेशा हम लोग को। चाहे कोई भी काम रहे तो साम दाम दंड भेद, इनका सपोर्ट हमेशा रहा है। और 138 से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो भी जीते, क्योंकि भाई बहुत हसल है। 2019 से उनकी हसल देखते हुए आ रहा हूँ, उससे पहले विधानसभा लड़ने की इच्छा जताई थी उन्होंने, तभी भी हमने उनका सपोर्ट किया। फिर बस यही बोलूंगा कि वो दिल वाला आदमी है, उसको दिमाग वाले लोग ने ना घुमा दिया है बस। वो गवर्नी के लिए वो जो सोच रखता है, वो जो बंदा तरक्की देखता है ना, वो शायद कोई और गवर्नी में होगा। बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी क्वालिटी है। हाफिज भाई बिग हार्ट बंदा है, बड़ा दिल है उनका, बिना फिल्टर अनफिल्टर्ड बंदे हैं। वो जब सैम्बियन फोन चलाते थे तब से लेके आज एंड्रॉयड फोन तक का हमारा सफर उनके साथ में रहा है। तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ओजी है, एकदम ओजी। और वो इस बार 138 से नहीं कंपटीशन में है, वो उनके ही साथीदार, मेरे ही दोस्त हमारे सोनू भाई है, उनको वो लड़वा रहे। और पूरी पूरी ताकत हाफिज भैया की है। तो कोशिश करूंगा कि जो वार्ड ओबीसी हो गया ना, क्योंकि आरक्षण का मसला तो मैं मेरे वार्ड में भी उठा चुका हूँ 140 में। हम 140 से, मेरा वार्ड 140 है, और पिछले 20 साल से मेरा वार्ड जो है आरक्षित होते जा रहा है। हम लोग भी 10 साल 15 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे घर के लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हमारे चाचा है, जिनको मैं चाचा बोलता हूँ, मुजीब भाई, मुजीब रहमान खान साहब, वो भी कांग्रेस पार्टी से। और व्यक्तिगत कोई पार्टी का नहीं है, व्यक्तिगत जो है वो भी बहुत लोगों के बीच में काम वाम कर रहे हैं। और कंटिन्यू कंटिन्यू एक्टिव बंदे हैं, वो भी 15-20 साल से हासिल कर रहे हैं। हमारी सीट जो है ओबीसी हो का, पहले ओबीसी थी, फिर एससी हुई, अभी एसटी में एससी में हो गई, एसटी फिर एससी हो गई। तो अभी ये चल ही रहा है। जो लोग हासिल कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअल बदलाव लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये जातिगत रिजर्वेशन के नाम पे इनका होप और इनका मनोबल भी तोड़ने की कोशिश होती है। और हाफिज भाई एक ऐसे बंदे हैं जो, उनका मनोबल नहीं टूटा। सीट हमारे, उनके वार्ड की सीट रिजर्वेशन हो गई ओबीसी, मगर उन्होंने बोला कि जो काम मैंने लोगों के लिए किया और लोगों के लिए करना चाहता हूँ, वो मैं किसी भी मेरे बंदे के द्वारा करूंगा, मदद करने का काम करूंगा, सीट लाने का काम करूंगा। और दुआ है कि वो भी जीते। तो शाहरुख भाई, जैसे आपने दो लोग का नाम लिया, ठीक है, आतिफ भाई और हाफिज भाई, तो आपका तो बहुत से मतलब पार्टियों के साथ अपना अच्छी है। जैसा भी हमने कल देखा, छठी शरीफ का आपने फंक्शन रखा था, तो उसमें कांग्रेस वाले भी आए, शिवसेना वाले भी आए, एसपी वाले भी आए, एमआईएम वाले भी आए। तो आपको लगता नहीं है कि ये लोग भी नाराज हो सकते हैं कि ये दोनों का ही नाम क्यों लिया, नहीं नहीं, हम लोग भी तो। ये बात जग जाहिर है, क्लियर है। ये दो कैंडिडेट हमारे जो है दिली उम्मीद है, जो मतलब लोगों के लिए करने वाले लोग हैं ये। इनको आधी रात को फोन कर दो, भाई ये काम, हम लोग जो काम कर रहे हैं एक्चुअल, हमसे जब नहीं होता हम लोग इन लोग को फोन कर दिए, भाई ये काम फंसा है। हाफिज भैया को फोन कर दिया, कोई भी काम किधर का ही भाला रहने दो, सब क्लियर हो जाए। क्लियर। आतिफ भाई को फोन कर दिया, भाई ये हॉस्पिटैलिटी का कुछ है या कुछ इन्वायरमेंट
वो इंजीनियर रह चुके हैं। जब हम लोग एसएमएस कंपनी के लिए काम करते तो बड़ा अहम भूमिका थी भाई की, हर डिपार्टमेंट में जाके उसको हम लोग को बताना कि ये डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ही ये प्रॉब्लम के लिए हम लोग ये केस फाइल कर सकते हैं। तो जो लोग हसल कर रहे हैं, जो एक्चुअल ओजी लोग हैं, उनको जीत के आना ही चाहिए। और वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, हाफिज भैया हो या आतिफ भाई हो, ये कोई भी पार्टी से रहते हैं और ये कैसे भी निर्दलीय भी लड़ते ना तो हमारा सपोर्ट रहता। और हम लोग जाएंगे, इनके लिए भी प्रचार करने जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बाद पॉडकास्ट खत्म करते हैं। तो मेरा जस्ट ये बोलना था, जैसा आपने बोला AIMIM से आतिफ भाई, तो SP से मोहम्मद भाई, तो आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करेंगे? अगर दोनों का कॉल आता है कि भाई मेरे साथ काम करो, मेरे साथ काम करो, तो आप कौन से पार्टी के साथ मिलके काम करना चाहोगे? ऐसा है कि मोहम्मद भाई भी अपने बड़े भाई है और मोहम्मद भाई जानते हैं कि हमने उनका साथ कभी दिया है। जब पूरा उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था तभी उनका मैसेज था और हमने खुल के काम किया, बिना किसी लेबल देखे, बिना किसी के फायदे के हमने भाई का साथ दिया था वो टाइम पे। और अभी जो है, अभी आतिफ भाई को जबान है तो जबान है, अपन जबान जिसको दे दिए दे दिए। अपना एक ही रूल है, जिसको पहला बोल दिए भाई के लिए करेंगे तो भाई के लिए उतरना, तो भाई के लिए, तो आतिफ भाई मतलब के लिए। आतिफ भाई को ही सपोर्ट करेंगे? हाँ, एक के लिए कर चुके, एक को अभी लेके आना ही है। हाँ, क्योंकि उनके पास वक्त था, वो करे काम और वो कर सकते हैं आगे भी। वो भी एक अच्छे सोशल वर्कर और एक अच्छे नेता भी है, तो वो अपने तरीके से वो कर रहे हैं। मगर फिलहाल गवंडी को जरूरत है आतिफ भाई जैसे लोगों की, तो आतिफ भाई के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। भाई आप गवंडी के लोगों के मतलब पॉलिटिशियन लोग के बारे में ऐसा डायरेक्ट बोल रहे हो, तो आपको ऐसा डर नहीं लगता है कि मतलब ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, वो मेरे साथ नहीं कुछ नहीं, गलत ना कर दे? कोई डरने और नहीं बात नहीं है। ओजी लोग है, असल करके आ गया है। और मतलब जो हमने किसी के लिए गलत किया नहीं तो हमारे साथ गलत होने की उम्मीद हम रखते नहीं है। और जिसको हमारे फॉलो करते हैं, हमारे बॉस सिद्धू मूसेवाला, अच्छा। तो आप जानते हैं फिर हमारा मसला कैसा है। क्योंकि मैं मेरे बॉस के जैसी मौत इच्छा करता हूँ तो किसी को ऐसा लगता भी रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो है रियल है, बस और कुछ नहीं। तो आपके जो आपको इतना इंस्पायर करता है वो सिद्धू मूसेवाला? हाँ, सिद्धू भाई ऑलवेज इंस्पायर मी। और सिद्धू भाई ने मतलब रिवॉल्यूशन पे जब बात की है तो वो बंदे को इतनी कम उम्र में लोगों ने वो कोई गैंग वॉर का हिस्सा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो बस एक ही चीज़ थी कि भाई ने मतलब बदलाव की बात कर दिया ना। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय महाराष्ट्र, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते। मैं आपके बीच का ही एक आम नागरिक, आपके लोकल बच्चे जैसा हूँ। और मेरी जो भी लैंग्वेज जो भी है, रोड स्ट्रीट है, प्योर लैंग्वेज स्ट्रीट की है। क्योंकि इसी गली मोहल्ले में हम पले बड़े, तो जो भी मेरे इंटरव्यू में अगर कुछ ऐसा निकला होगा तो उसको इग्नोर कर देना। और बाकी किसी को अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे भाई ने बहुत हिम्मत करके ये पॉडकास्टिंग के लिए मेहनत की है और पहले मुझे चुना है, पता नहीं इसने क्या देखा। तो यही है कि बस जो लैंग्वेज है वो स्ट्रीट है, पूरी प्योर रॉ लैंग्वेज है आपके बीच की, तो उसको आप समझ जाना। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ रहेगा तो ले लेना, और बाकी कुछ रहेगा तो कमेंट कर देना ढेर सारे, इंशाल्लाह उसको भी कवरेज करने का काम करेंगे। जो भी मुद्दे हैं, मैं जो स्टडी जिस पे रखा हूँ, सारी चीज़ें खोल के अभी तो हम लोग कैमरे पे नहीं बोल रहे, मगर इंशाल्लाह जिस दिन हम लोग ग्राउंड पे आएंगे उस दिन पार्ट सब टू खोल के लाएंगे रखेंगे। इंशाल्लाह। पार्ट टू तो लाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कोई ऐसा आता नहीं है अपना टाइम निकाल के कि इतना 2-3 घंटा यहाँ पे बैठ के बात करे और किसी को सपोर्ट करे। तो भाई ने किया, मेरे को पता था भाई करेगा, तो इसलिए मैंने पहला भाई के पास ही गया। तो भाई का मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी फिलहाल देख रहे होगे अभी सेटअप जो भाई की ऑफिस ही है, तो इधर हम लोग कर रहे हैं। जो भी हमने छोटे मोटे लेवल पे करने का स्टार्ट किया है, तो अभी हम लोग ये लेवल पे है। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह हम लाइक अच्छे लेवल पे भी कर करो, सकते हैं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। क्योंकि जो टॉपिक पे बात मेरे भाई ने सवाल जवाब किया है, शायद मैंने उस टॉपिक पे मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी बात कर लूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है।
और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी जानकारी के लिए अगर कुछ भी आपको लगता रहेगा, आप बिंदास बोलो। हम गवंडी के खादी में खिदमत में हमेशा लगे रहते हैं गवंडी की, और हमेशा पीस और ब्लेसिंग हमेशा लोगों की लिए करते रहते हैं और लेते भी रहते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा